यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने जो क्लास स्टार्ट किया था या जो कर रहे थे वो था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज ही एंड में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, या फिर अगर टाइम नहीं बचा तो कल से नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वीडियो देखते हैं उनको मैं बता दूं कि आज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया है वहां पे, एंड वहां पे सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाओ। ठीक है, चैप्टर है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको याद होगा मैंने बोला था सबसे पहले तो हमें स्पेसिफिक कॉस्ट निकालने आनी चाहिए। यानी कि अगर डेट कैपिटल देता है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देता है उसका कॉस्ट कितना आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट कितना आएगा, एंड रिटेन अर्निंग का कॉस्ट कितना आएगा। करेक्ट। इसमें भी रिडीमेबल इरिडीमेबल था, इसमें भी रिडीमेबल इरिडीमेबल था, है ना। एंड रिडीमेबल के दो तरीके थे अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड दूसरा YTM एल टिल मैच्योरिटी मेथड। ये डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, रियलाइज एल्ड एंड CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये हमने पढ़ा था कि यहाँ कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम होते हैं। ठीक, अगर पर्सनल टैक्स दिया है तो KE में से 1 माइनस पर्सनल टैक्स करेंगे, ब्रोकरेज वगैरह दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट तो 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट भी करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखा था हमने। ये हो सकता है बुक वैल्यू के बेसिस पे, यानी कि जो अपने बैलेंस शीट में कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका जो बुक वैल्यू है उसके बेसिस पे, या मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। मार्केट वैल्यू के बेसिस में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में रिटेन अर्निंग ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या था कि अगर कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है या फिर कोई कैपिटल की रीपेमेंट हो जाती है, जैसे लोन था रीपेमेंट कर दिया, डिबेंचर रिडीम कर दिया, तो बचे हुए जो अब कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। फिर हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने देखा था, और इसमें क्या देखा था हमने कि अगर कंपनी एडिशनल कैपिटल फाइनेंस करता है, एडिशनल कैपिटल लेता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उस एडिशनल कैपिटल का कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। हमने देखा था अगर डेट इक्विटी रेशियो दिया है, इसको बोलते हैं टारगेट डेट इक्विटी रेशियो, तो उसके बेसिस पे निकाल देंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ना दिया हो डेट इक्विटी रेशियो तो करेंट बुक वैल्यू के बेसिस पे आप निकाल देंगे। करेक्ट, यही देखा था। आज अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, क्लास के स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18 से आओ जरा। ABC Limited has flowing capital structure. Examine which is considered to be an optimum on 31 मार्च 2017। 14% डिबेंचर है अपने पास। अभी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट में कि हमने कितना लोन, कितना कहाँ से क्या पैसा उठाया है लॉन्ग टर्म सोर्स से, तो ये है प्रेजेंट में। ठीक है, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है इतना, और टोटल कैपिटल है 2 लाख। करेक्ट, कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.6। ये क्या दिया है, P0 का वैल्यू। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड यानी कि D1 के बारे में बोल रहा है, इज 50% ऑफ 2017 EPS। यहाँ क्वेश्चन में EPS दिया है हर एक साल का। 2017 का EPS पता है 2.36, इसी का 50% बोल रहा है।
बताइए 1.18। The following is the trend of EPS for preceding 10 years which is expected to continue in future। कह रहा है 10 साल का जो ईपीएस का ट्रेंड है वो हम आपको दे रहे हैं और यही ट्रेंड फॉलो होगा। यानी कि पता हो आपको ये जो के का फॉर्मूला है ये होता है D1 डिवाइड बाई P0, अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो नेट प्रोसीड प्लस जी इंटू 100। इस फॉर्मूले में लगाने के लिए ये पता है ग्रोथ रेट पता नहीं, ठीक। और ग्रोथ रेट डिविडेंड का ना पता हो तो हम मानेंगे जितना अर्निंग में ग्रोथ रेट है उतना ही डिविडेंड का ग्रोथ रेट है, ठीक है। अब देखिए अर्निंग का ग्रोथ रेट निकालने का तरीका सिंपली 2 ईयर को भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं या फिर जितने साल का डेटा है उसको भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। फॉर ग्रोथ रेट जरा देखना है यहाँ पे, ये अभी हम रफ कर रहे हैं, सॉल्यूशन कराऊंगा, डोंट वरी। 2008 में ईपीएस था इतना, 2009 में हो गया इतना। अगर 2 ईयर का देखोगे तो कितना है ग्रोथ रेट, 1.1 हो गया, बढ़ के पहले इतना था, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है अर्निंग में बताओ। 1.1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 10%, करेक्ट। या फिर देखो 2008 में पता है, 2017 में पता है कितना, 2.36। एंड अगर हम ग्रोथ रेट निकाले तो देखो 2.36 हो गया है बढ़ के, अगर 1 बढ़ के 2.36 हो गया, किस रेट से ग्रो हुआ होगा, कितना साल, 2008 से 2017 तक बताओ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 ईयर्स। और 1 प्लस जी टू दी पावर 9 इज इक्वल टू 2.36, करेक्ट। देखो हमें फ्यूचर वैल्यू का टेबल नहीं दिया, करेक्ट। तो फ्यूचर वैल्यू का टेबल नहीं दिया तो ऐसे भी नहीं निकाल सकते, या फिर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालनी पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया है 2 साल का डेटा कंपेयर करके निकाल लो, या फिर 2 साल का डेटा से अगर 10% आया तो जरा देख लो ये 9 साल का डेटा से भी 10% आ रहा है, देखना। अगर 10% डालेंगे तो 1.1 हो जाएगा, ये 2 दी पावर 9 इज इक्वल टू 2.36 आ रहा है, देखो 1.1 इंटू इज इक्वल टू करोगे तो 2 साल हो गया, एक बार और इज इक्वल टू करोगे 3 साल, एक बार और इज इक्वल टू करोगे 4 साल, सिमिलरली 5, 6, 7, 8, 9, और ये आ रहा है इतना ही, ठीक। यानी कि हमने जो 2 साल के डेटा से भी निकाला है 10%, 9 साल के डेटा से भी 10% ही आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए। उसके बाद कंपनी इश्यू न्यू डिबेंचर 16% के रेट से, अभी जो अपने पास डिबेंचर है वो 14% है। हमें ये एग्जिस्टिंग डिबेंचर का कॉस्ट निकालना है कि नया डिबेंचर का। देखो जरा पूछा क्या है, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, ये न्यू डिबेंचर का कॉस्ट निकालना है कि अगर नया पैसा उठा के लेके आ रहे हैं डिबेंचर के थ्रू तो क्या कॉस्ट होगा, ठीक। करंट मार्केट प्राइस दे रखा है 96, इससे निकल जाएगा। प्रीफरेंस के लिए देखो ये रहा शेयर प्राइस, ये रहा डिविडेंड, और ये टैक्स रेट दिया है। पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रीफरेंस, ये जो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग है इसका नहीं, न्यू प्रीफरेंस, एंड कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर एज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग, अगर नया इक्विटी रिटेन अर्निंग से है तो, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, उसमें भी पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, न्यू डिवेंचर, सिक्सटीन % इंटरेस्ट रेट है। कितने साल के लिए बोला है, नहीं, तो जब ईयर ना दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, केडीटी का, इंटरेस्ट अमाउंट P0 पता है ना, 1 - T डिवाइड बाई
बताओ बताओ, P0 इंटू 100, 16, 1 माइनस टैक्स, बताइए 50%। P0 कितना है, 96 इंटू 100, ये तो आ रहा है 8.33%, करेक्ट। बी नंबर, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाइफ दे रखा है क्या, इसमें भी हमें लाइफ नहीं दे रखा, ठीक। जब भी लाइफ ना दे तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई P0 इंटू 100, 1.1 डिवाइड बाई 922 इंटू 100, बताओ। वैसे तो आ रहा है 11.96, इसको राउंड ऑफ करके 12 कर दिया इंस्टीट्यूट ने, पर आप 11.96 ही रखना, ठीक। चलिए, कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर, कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर यानी कि नया इक्विटी का कॉस्ट निकालना है, अगर रिटेन अर्निंग से वो इक्विटी फाइनेंस होता है तो इतना ही फर्क है बस। रिटेन अर्निंग से फाइनेंस है तो P0 से डिवाइड करते हैं, नया शेयर इशू हो और कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट घटाते हैं, ठीक। यहाँ तो फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं तो टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है। D1 बोल रहा है EPS ऑफ 2017 इंटू 50%, 2.36 का 50%, 1.18, P0 अपने को पता है 23.6, देखिए 23.6 ग्रोथ रेट, दो साल का ही डेटा से कंपेयर कर लो सीधा 8 से 9 तक। क्यों, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का टेबल नहीं दे रखा है, जब भी फ्यूचर वैल्यू का टेबल नहीं देता इंस्टीट्यूट क्या करता है, हमेशा 2 ईयर का डेटा कंपेयर कर लेता है, ठीक। EPS ऑफ 2009 माइनस EPS ऑफ 2008, ये जूम करके कि हर एक साल सेम ग्रोथ रेट है, सेम ना होता तो अगर 9 साल का डेटा कंपेयर करते तो एवरेज ग्रोथ रेट आता, पर हमें एवरेज की जरूरत नहीं, हम मानते हैं हर एक साल सेम ही है, और देखे भी तो हर एक साल सेम था। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक साल 2 साल का डेटा कंपेयर करो या 9 साल का डेटा कंपेयर करो, सेम ही आता है, ठीक। कितना है, 1.1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, 10%, तो इसलिए के ई कितना आएगा, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100, बताइए। 15%, करेक्ट, 15%। पार्ट 2 में पूछा है, क्या पूछा है पार्ट 2 में, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स वेर इश्यूड। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब अगर एडिशनल कैपिटल इश्यू करते हैं तो उस एडिशनल कैपिटल का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। एडिशनल कैपिटल अगर इश्यू होता है तो डेट फाइनेंसिंग नहीं दिया है, डेट फाइनेंसिंग डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बोलता, तो क्या मानेंगे बताओ, कि एग्जिस्टिंग कैपिटल रेशियो में, इस रेशियो में फाइनेंस होगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखोगे, इक्विटी 16% डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट, कौन सा रेशियो लोगे, ये रेशियो लोगे, ठीक। अमाउंट ये नहीं होगा, वेट लेना है इस रेशियो पे, पर कोई नहीं, वेट निकालना है तो मैं आपको अमाउंट भी ले लेता हूं। डिवेंचर कितना है,
वेट लोगे W, कॉस्ट के, W इंटू के। देखो, हम एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है उसका कॉस्ट नहीं निकाल रहे, जो एडिशनल अगर फाइनेंस करना पड़ा उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसका डेट इक्विटी फाइनेंसिंग पैटर्न नहीं दिया है। अगर हम एडिशनल कैपिटल ले तो किस रेशियो में लेंगे, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है, नोट लिखवाया था पिछले क्लास में, ऐसा मत करना कि आपको याद नहीं आ रहा है, उस रेशियो में ले लेंगे। कॉस्ट बताइए, इक्विटी का 15%, प्रीफरेंस का 11.96, एंड डेट का बताओ। पहले पूरा लिखते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड ऑफ कर दो तो ये आएगा 13.8475 आ रहा है, 85%, करेक्ट। इसका आंसर 13.85। पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आया और तीसरे चौथे पॉइंट में फंस गए। डिटरमाइन अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। कह रहा है बताइए, अगर हमको कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट नया शेयर से पैसा ले आए, ठीक। एज्यूमिंग रिटेन अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट आर 50% ऑफ 2017। 3 नंबर में बोल रहा है क्या निकालने को, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बताओ क्या कह रहा है, रिटेन अर्निंग कितना है, 2017 का 50% रिटेन अर्निंग है। ये नहीं भी बोलता तो हम बता देते कैसे। देखो, डिविडेंड कितना बांटा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2017 का 50% डिविडेंड बढ़ जाएगा, तो बचा हुआ 50% रिटेन अर्निंग रहेगा कि नहीं। तो हम सबसे पहले रिटेन अर्निंग निकाल लेते हैं कि रिटेन अर्निंग अपने पास कितना होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पर शेयर है ना, इतना तो रिटेन अर्निंग है, ठीक, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करना होता है, अगर डेट इक्विटी रेशियो के बारे में ना बोले तो हम हमेशा मानते हैं जो अपनी प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, ये प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, इसी रेशियो में हम नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 11,800 से तो है, ठीक। ये तो इक्विटी का पोर्शन है, नया शेयर नहीं इश्यू करना, तो इक्विटी का इतना लगेगा। एंड इक्विटी है कितना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, बताओ, 80%। नोट लिखेंगे क्या, एज्यूमिंग न्यू इन्वेस्टमेंट is made in same capital structure ratio as present book value
अभी जो कैपिटल का बुक वैल्यू है उसी रेशियो में हम नया इन्वेस्टमेंट करेंगे डेट इक्विटी का, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्या बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर से कौन सा रिस्क अफेक्ट होता है? फाइनेंशियल रिस्क। उसको सेम मेंटेन रखने के लिए अपने कंपनी में जिस रेशियो में इक्विटी प्रेफरेंस डेट है उसी रेशियो में नया इन्वेस्टमेंट करेंगे टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ठीक। इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। आइए जरा डी नंबर पॉइंट कहता है, ध्यान से सुनना, कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर से निकालिए जो एडिशनल कैपिटल हम कहीं लगाएंगे उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना होगा। व्हेन फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी, एज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज इश्यूड एट 20%। कह रहा है कि मान लो कहीं पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है और जो पॉइंट सी में आप रिटर्न अर्निंग निकाल रहे हो ना, उतने से काम नहीं बनेगी, नया शेयर इश्यू करके पैसा ले आना पड़ेगा। तो हम रिटर्न अर्निंग को यूज नहीं करेंगे, नया शेयर लेके आएंगे, ठीक। तो उस समय तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी, ठीक। और कह रहा है जो नया शेयर इश्यू होगा वो कॉस्ट कितना होगा? 20। तो हम डी नंबर में लिख लेंगे रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ न्यू शेयर इश्यूड। भाई साहब अगर जो रिटेन अर्निंग है वो पर्याप्त नहीं है, सफिशियंट नहीं है, तो नए शेयर से पैसा लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर से निकालनी पड़ेगी। D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100। अब पहले तो 23.6 था शेयर प्राइस जो एग्जिस्टिंग कंपनी की है, नया शेयर इश्यू करेंगे 20 में, बताओ। 15.9%। अब निकालो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इक्विटी इनटू, बताओ। इक्विटी का क्या है रेशियो? 0.8, सीधा ही मैं निकाल देता हूं, ठीक है, प्लस 11.96%। देखिए 11.96% प्रीफरेंस, इसका क्या है 0.05। डेट कैसे है 8.33, उसका रेशियो कितना है 0.15 आई थिंक, बताइए। फोर्टीन पॉइंट 57%, ठीक। आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते थे, मैंने कैसे कर दिया, तो मैंने कर दिया डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एबीसी लिमिटेड हैज फ्लोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बुक वैल्यू है, ठीक है। सारे फिगर मिलियंस में है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम अमाउंट मिलियन में भी रख के अगर निकाले तो रेशियो तो सेम ही आएगा ना, ठीक। तो मिलियन को रुपीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डिवेंचर ऑफ अ कंपनी, ये डिवेंचर से रिलेटेड कहानी है। डिवेंचर ऑफ अ कंपनी आर रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर। अब देखो यहाँ पे लाइफ दे दिया। रिडीमेबल डिवेंचर के दो फार्मूले, अप्रोक्सीमेशन वाईटीएम, कुछ ना बोले वाईटीएम मेथड से निकालेंगे। कोटेड एट अ प्राइस दिस मच, P0 डिवेंचर का है, आज के डेट में कितना प्राइस है, एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट है 35%। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, 1 नंबर एडिशनल का, एडिशनल का
क्वेश्चन नंबर 1। जो भी बच्चे नए हैं, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डलेंगे आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है, उसमें भी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, इसको हम डिनोट कर देंगे KDT से। लाइफ दिया है 3 इयर्स, आज के डेट में प्राइस दिया है 981.05। रिडीमेबल वैल्यू ना दे तो 100 मानते हैं। अच्छा, ये 1000 का है, 1000 माननी पड़ेगी। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है डिवेंचर पे 9.5%। इंटरेस्ट 9.5% फेस वैल्यू पे लगता है, 95 आएगा। चलो KDT बताइए, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज। टैक्स रेट कितना था, टैक्स रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 35%। ठीक है, करिए जरा। 95 इंटू 0.65 ये आ गया 61.75 प्लस 1000 माइनस 981.05 डिवाइड बाई 3। बताओ, सिक्स 6.87%। बी नंबर, ये देखो, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 60, P0 इक्विटी शेयर का 60 है। प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन 10-year गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इज दिस मच, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5.5% है। एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब मैंने पढ़ाया था RM माइनस RF 8% है। और बीटा दिया है कंपनी का 1.1875, करेक्ट। के का फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, इस हिसाब से 5.5% प्लस 8% इंटू 1.1875, 15% के आ जाएगा। सी नंबर, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको KP बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। प्रीफरेंस स्टॉक इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, इसका भी लाइफ दे रखा है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, जब लाइफ दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड या YTM। जब तक YTM ना बोले अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना है। करेंटली सेलिंग एट 98.15, इसका प्राइस क्या है, ठीक है। चलो चलो देखना, प्रीफरेंस शेयर के लिए प्रीफरेंस डिविडेंड कितना होगा 10.5 के रेट से,
फॉर्मूला अगर लगाएंगे के पी इज इक्वल टू प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट 10.5 है, 100 पे लगेगा तो कितना आएगा 10.5। रिडीमेबल वैल्यू कुछ ना बोले तो 100, P0 इतना है। बताइए टेन पॉइंट 97%। और क्या है कैपिटल में, देखो हमें पूछा क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। अब मार्केट वैल्यू में ये निकाल चुके हैं, रिटेन अर्निंग का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता। रिटेन कॉस्ट जो इक्विटी का मार्केट वैल्यू है वो रिटेन अर्निंग को इंक्लूड करके ही होता है। बच गया ये टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, इसको डिनोट कर दो केपीटी से या KDT2 से। कितना परसेंट है 8.5, आफ्टर टैक्स कर दीजिए। फाइव 3%, करेक्ट। अब निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट। यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, इक्विटी, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, टर्म लोन। डिवेंचर 9.5% था, प्रीफरेंस 10.5% था, करेक्ट। मार्केट वैल्यू देखिए, इक्विटी का सबसे पहले 10 रुपीज पर वैल्यू का शेयर इतने वैल्यूएशन का है, तो अभी इक्विटी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है 60 का, तो कितने का होगा, अगर 1500 डिवाइड बाई फेस वैल्यू इनटू मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। बताओ 1500 इंटू 6, 9000, करेक्ट। इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, टर्म लोन का तो कोई मार्केट वैल्यू होता नहीं, जितना वैल्यू है उतना ही है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देखिए, वैसे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 100 है, फेस वैल्यू 100 है, अभी कितने पे चल रहा है 98.15। तो अगर 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 98.15 करोगे तो यही आएगा। डिवेंचर ध्यान से देखो, 1500 का है, 1000 है इसका क्या पार, अभी चला 981.05, 1500 डिवाइड बाई 1000, 981.05। बताइए 1471.575, टोटल कर दो, प्लस ये प्लस 91.15 प्लस 9000, 11069.725, ठीक। यहाँ पे आता है वेट, जिसको W से डिनोट करते हैं कॉस्ट,
जिसको के से डिनोट करते हैं। वेट का टोटल इतना होगा 1। कॉस्ट देखो, टर्म लोन का 5.53 है, उसके बाद प्रीफरेंस का है 10.97, डिवेंचर 9.5% डिवेंचर, डिवेंचर का कितना है 6.87, एंड इक्विटी, बताओ इक्विटी का 15%, करेक्ट। बोलो जरा, वेट निकालो, 9000 डिवाइड बाई 11,069.725, और ये रेशियो आया था टोटल करो, थर्टीन पॉइंट फोर फाइव। ये इसको राउंड ऑफ कर दो, 3 डिजिट में ना लिख के 2 डिजिट में हमेशा लिखा करो। फाइनल आंसर 46%, करेक्ट। तो पहला आंसर तो आएगा, 3 डिजिट में मत लिखना इसको, 13.46% कर दिया करो। सेकंड देखना जरा ध्यान से, कह रहा है डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द फर्म इफ इट राइज दिस मच मिलियन। 2 नंबर, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल जो कैपिटल रेज करने वाले उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना होगा। बताइए एडिशनल कैपिटल कितना रेज कर रहे हैं। 750 मिलियन। मिलियन लिखने की जरूरत नहीं, शुरू में ही लिख देना ऑल द फिगर्स आर इन मिलियन, ठीक है। The firm plan to have a debt 20% through debt capital. एक से 50 मिलियन आएगा, फिर इक्विटी 80%। कह रहा है बीटा ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट इज 1 पॉइंट, ये इक्विटी के लिए दिया है बीटा 1.4375। डेट कैपिटल राइज थ्रू टर्म लोन which will carry interest 9.5 for first 100 million and 10% for next। ये जो है ना, ये कैसे होगा, फर्स्ट 100 मिलियन पे 9.5%, नेक्स्ट 50 मिलियन पे 10%। ठीक, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ अगर डेट निकालोगे, बताओ ये तो बहुत बार पढ़ा दिया आपको, कितना इंटरेस्ट लगेगा, पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो 9.5%, किस पे 100 मिलियन पे,
10% 50 मिलियन पे, तो ये आ गया 9.5 प्लस 5 14.5 मिलियन। केडीटी ये कैसे निकलता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइड बाई फंड कितना है या कैपिटल इंटू 100, 14.5 1 माइनस टी 0.35 दिया हुआ था। फंड कितना रेज किया, नेट प्रोसीड कितना आएगा अपने को 150, ये आया 6.283%। करेक्ट, 2 डिजिट में भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ। ये रहा इक्विटी के लिए बीटा, ये दिया है प्रोजेक्ट का। कैसे निकालेंगे, CAPM को यूज करेंगे, RF प्लस RA माइनस RF इंटू बीटा। याद करो RF दे रखा था क्वेश्चन में 5.5%, RM माइनस RF इसी को मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं 8%, इंटू बीटा 1.4375। सेवेंटीन परसेंट। पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा तो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि दोनों को कंबाइन करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोलो डेट का कितना है 6.283%, इंटू डेट का रेशियो कितना है 20%, इक्विटी 14.856 आ रहा है, राउंड अप करके 14.86% दे देंगे। करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत देखो जो चीज कंसेप्ट में पढ़ाया है ना उसके बाहर में एक भी चीज नहीं करवा रहा अभी तक। एक भी ऐसा ट्रीटमेंट या एक भी ऐसी कोई चीज जो कंसेप्ट लिखाते टाइम ना बताया हो तो मेरे को बताओ, और जो चीज कंसेप्ट लिखाते टाइम क्लियरली बताई है उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट कर रहा हूं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे को तो यही नहीं होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोल रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोल रहा है, इतनी बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता होता है जो कंसेप्ट को ध्यान देके नहीं पढ़ते। पर आप लोग तो चालाक बच्चे हो, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझते हो कि क्या कहना चाह रहा है, किसमें क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक, तो कंसेप्ट को हमेशा क्लियर रखना है। चलो मार्केट वैल्यू वेट अनुसार करना है। इक्विटी का दिया है, मार्केट वैल्यू में रिजर्व का कोई वेट नहीं होता, इक्विटी इंक्लूड्स रिजर्व इटसेल्फ। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी दिया है, अब कुछ तो इक्विटी की कहानी कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस है 30, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ऑफ ₹3। ये D1 की कहानी है ना, विच इज ग्रो एट 7% फॉर एवर, ये ग्रोथ रेट है, डिविडेंड ग्रोथ रेट। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100, इसमें G क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, हर एक साल मानते हैं सेम ही रेट से डिविडेंड ग्रो हो रहा है। एज्यूम 40% टैक्स रेट, बताइए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट लिखोगे या स्पेसिफिक कॉस्ट,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100 कितना है? D1 3, P0 कितना दे रखा है? 30, ग्रोथ रेट 7, बताओ कितना आएगा? 17%। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल KP, देखो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के लिए लाइफ तो दिया नहीं, तो सिंपल हो जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई, बताइए, P0 इंटू 100। P0 भी नहीं है तो फेस वैल्यू के बराबर ही मानते हैं, तो इस केस में सीधा जो भी डिविडेंड का रेट है उतना ही आएगा। कॉस्ट ऑफ थर्ड क्या है? डिवेंचर, KDT, करेक्ट। कोई बताएगा मुझे डिवेंचर डिवेंचर का लाइफ दिया है क्या? नहीं, डिवेंचर का भी लाइफ नहीं दिया है, तो डिवेंचर कैसे निकालते हैं? प्राइस दिया है, प्राइस भी नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी, 9%, 1 माइनस टैक्स रेट बताओ, 40%, 0.4, 5.4% आया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना है, पर्टिकुलर्स लिखोगे, ठीक है। लिखोगे सबसे पहले इक्विटी, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 9% डिवेंचर, मार्केट वैल्यू जरा बताओ। 2 लाख शेयर है इक्विटी का, 10 रुपए फेस वैल्यू का। अब मार्केट प्राइस से इंटू करोगे तो 2 लाख इंटू 30, 60 लाख आएगा। प्रीफरेंस एंड डिवेंचर का मार्केट प्राइस दिया नहीं, तो क्या मानते हैं? मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है, और ये आएगा 10 लाख प्रीफरेंस, और ये आएगा 30 लाख, टोटल हो जाएगा 1 करोड़। वेट निकालिए, ये 60%, 10%, 30%। कॉस्ट बताओ इक्विटी का, 17%, डिवेंचर का 5.4%, 12%। बोलो, %13.02%, ठीक है। चलो आप इंडिविजुअली कर लेना, मैंने टोटल में ही करके ऐड करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, बट स्टिल इसका सिमिलर वर्जन क्वेश्चन अपने बुक में दिया है। ये एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो दे रखा है मैंने, तो ये भी क्वेश्चन एक बारी में फटाफट से ही करा देता हूँ, 2 मिनट लगना है। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, 10,000 शेयर है, 100 का प्रीफरेंस है, डेट, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इतना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इतना है, P0 इक्विटी का दे रखा है, ये सारा कहानी किसका है? इक्विटी का। D1 10, डिविडेंड ग्रोथ रेट 6%, टैक्स ब्रैकेट है, कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ ना बोले तो हमें एज्यूम करना चाहिए, जब भी मार्केट प्राइस इक्विटी का दिया हो, इंस्टीट्यूट ज्यादातर सॉल्यूशन में मार्केट वैल्यू वेट को एज्यूम करके बनाता है।
ठीक, तो आपको एज्यूम कर लेना चाहिए, बुक वैल्यू पे भी करोगे एजम्पशन लेके गलती नहीं होगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मार्केट वैल्यू के बेसिस पे करिए। ठीक, अगर इक्विटी का भी मार्केट वैल्यू ना दिया होता, करेक्ट, निकालना संभव नहीं होता, प्राइस नहीं दिया होता इक्विटी का, कोई और मेथड से अगर निकालनी होती, मान लो CAPM दिया होता, ठीक, तब तो बुक वैल्यू के बेसिस पे ही करते, फिर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ही आ जाता, लेकिन इक्विटी का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, आप लिखोगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, जिसमें लिखोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितना आएगा बताओ, फटाफट कर देता हूं मैं, डेटा लिखने की जरूरत नहीं। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 10, P01 10 और 6%। करिए, इक्विटी का तो आ रहा है 15.9%। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, मैंने क्या बोला था आपको, अगर डिविडेंड दे रखा है, प्राइस ही ना दिया है, तो 10% ही आएगा, क्योंकि उस केस में P0 आप मानोगे फेस वैल्यू और इतना ही आना है, ठीक है, 10%। थर्ड है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, है ना, जिसका इंटरेस्ट रेट है 12%, टैक्स रेट है 50%, कॉस्ट ऑफ 12% डिबेंचर, KDT, इंटरेस्ट 1 माइनस T, 6% आएगा। चलो, अगर मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्विटी मार्केट वैल्यू, जरा बताओ, इक्विटी का 10,000 शेयर है, 110 के रेट से 11 लाख आएगा, एंड प्रीफरेंस एंड डिबेंचर का तो प्राइस दिया ही नहीं है, तो उतना ही लिखना पड़ेगा आपको, 4 लाख एंड 6 लाख, टोटल में 21 लाख। वेट निकालोगे मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, कॉस्ट एंड ये वेट इनटू कॉस्ट, कॉस्ट बताओ, इसका तो 6% आएगा, 10%, 15.09%, करिए जरा, ठीक है। दूसरा है 11.523% आ रहा है, राउंड अप करके 2 डिजिट में 11.52% लिखना है, ठीक है। चलो सेकंड कहानी क्या है, तो सेकंड कहानी बहुत आसान है, कह रहा है अब हम एक नया लोन लेने जा रहे हैं 10 लाख का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 14%, करेक्ट। न्यू लोन
इसके लिए कॉस्ट अपडेट कितना होगा? 14%, 1 माइनस ये 7% आफ्टर टैक्स कॉस्ट अपडेट आएगा। लेकिन लोन लेने की वजह से क्या हो रहा है, डिविडेंड बढ़ जाएगा। अभी 10 रुपया दे रहे थे, अब 12 रुपया देंगे इक्विटी वालों को खुश रखने के लिए। ठीक, साथ ही में मार्केट प्राइस भी गिर जाएगा। तो आप लिखोगे रिवाइज के कितना कितना हो जाएगा? D1 12, P0 ग्रोथ रेट तो सेम ही रहेगा डिविडेंड में 6%। %17.43 आ रहा है। ठीक, अब बना लो। तो अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना रखना है, एक और नया लोन आ जाएगा 14 लाख का। ठीक है, कर लोगे आराम से। देखो, नया शेयर प्राइस 105 के रेट से इतना आया, ये तो थे ही, एक और लोन आ जाएगा और नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये रहा। ये दोनों तो ऑलरेडी निकाल रखा था, ये अभी अभी निकाला, बस। चलो, इस क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग भी है। ठीक, एंड बुक वैल्यू के वेट पे निकालेंगे अगर, तो रिटेन अर्निंग भी लिया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जरा निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट 1 करा देता हूँ, पार्ट बी एंड पार्ट सी बस वेट निकालना है और डाल देना है। तो आप खुद से कर लेना। पार्ट 1 जो स्पेसिफिक कॉस्ट है, इच सोर्स ऑफ कॉस्ट, वो कर लेते हैं। ठीक, पार्ट ए है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल, जिसमें सबसे पहला क्या है? इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के current market price of equity share is 200. For last year, company has paid dividend of 25%. ये D0 है, कितना डिविडेंड दिया? 25%। हमेशा परसेंटेज फेस वैल्यू पे अप्लाई होता है। बताइए फेस वैल्यू कितना इक्विटी शेयर का? 25, सॉरी 100, तो कितना आएगा? 25 रुपीज, करेक्ट। आगे देखो, इट्स डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो एट अ 5% ईच ईयर। कांस्टेंट ग्रोथ रेट डिविडेंड में कितना है? 5% है हर एक साल। कॉर्पोरेट टैक्स 30% है और शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स 20% है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले के ही निकालिए। अब D1 तो नहीं पता, पर D0 पता है, तो D1 नहीं निकल जाएगा। D0 1 प्लस जी से D1 निकलता है। ग्रोथ रेट 0.05, P0 बताइए 200, ये आया 18.125%, करेक्ट। सेकेंड नंबर कॉस्ट ऑफ, ये इक्विटी नहीं था, इक्विटी था, अब रिटर्न अर्निंग निकालेंगे। KR, ये कैसे निकलता है? KE फ्लोटेशन कॉस्ट तो है नहीं, तो KE जितना ही आएगा। 1 माइनस पर्सनल टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स दे रखा है कि अगर शेयर होल्डर है उन पे पर्सनल टैक्स कितना लग रहा है? 20%। मैंने क्या बोला था? रिटेन अर्निंग के कॉस्ट में पर्सनल टैक्स का इफेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि
वो लेके जाता, अगर मैं रिटर्न अर्निंग बांट देता तो पहले टैक्स भरता, फिर इन्वेस्ट करता, फिर कमाता। तो मेरे पास है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी, वो टैक्स भरने के बाद जो कमाता इन्वेस्ट करके उतनी, ठीक, तो घटाना जरूरी है। 18.125%, 1 माइनस कितना है पर्सनल टैक्स बताइए, 20, 0.2, तो ये तो 14.5% आ रहा है। थर्ड नंबर, कॉस्ट ऑफ 9% प्रीफरेंस शेयर, बताओ। लाइफ तो दिया नहीं, इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला याद करो, उसमें भी P0 भी दिया नहीं, तो जितना इसका है ना डिविडेंड उतना ही कॉस्ट आएगा। अगला डिबेंचर, ये रहा कॉस्ट ऑफ 11% डिबेंचर, KDT 11%, 1 माइनस टैक्स रेट, बताओ टैक्स रेट कितना है, 30%। कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगाना है क्योंकि कंपनी है तो उसको, तो उस पर जो टैक्स लगती है 7.7%। अब क्या, बुक वैल्यू ये रहा, मार्केट वैल्यू ये रहा, ये रहा बुक वैल्यू, ठीक। सिमिलरली ध्यान देने वाली बात क्या है, जब मार्केट वैल्यू करेंगे तो इक्विटी तो ठीक है मार्केट वैल्यू लेंगे, रिटर्न अर्निंग नहीं आएगा, क्यों, रिटर्न अर्निंग की इंक्लूड करके ही इक्विटी का मार्केट वैल्यू डिटरमाइन हुआ होता है। जो शेयर प्राइस तय होता है कंपनी का, वो सब चीज सोच समझ के तय होता है। रिटर्न अर्निंग, ऑलरेडी रिटर्न अर्निंग का इम्पैक्ट शेयर प्राइस में होता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में आया था, 5, क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 के ए में, या 5 में, इसमें पार्ट ए और बी नहीं होते, 10 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करते हैं। पूछा क्या है, पहले रिक्वायरमेंट देख लें। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, आपको पता है कन्वर्टिबल डिबेंचर में रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकलता है, कैश ऑप्शन में कितना मिलेगा, इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन कितना है, विच एवर इज हायर, करेक्ट। यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, मेथड तो लगाना है अप्रोक्सीमेशन, लेकिन कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो उस केस में क्या करते हैं, रिडीमेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को, और क्या। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर May 22 का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कन्वर्टिबल डिबेंचर बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा आप लोग। सबसे पहले ए नंबर में पूछा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, करेक्ट। यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, है ना। क्या होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला बताओ, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं ना। यही है,
अप्रोक्सीमेशन मेथड। बस इसमें रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकलेगा कन्वर्टिबल डिबेंचर के केस में, बताओ। वेयर, मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक। रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, कैश ऑप्शन, कितना कैश में रिडीम्शन मिलेगा, इक्विटी में कन्वर्ट किया तो कितने वैल्यू की इक्विटी मिलेगी, जो भी हायर होगा। नेट प्रोसीड कैसे निकलता है, इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के और इंटरेस्ट और लाइफ ये तो दिया ही रहेगा ना। चलो कहानी पढ़ते हैं। 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ रुपीज दिस मच एट अ पार विथ मैच्योरिटी 6 ईयर। ऑन मैच्योरिटी कह रहा है, जरा देखना, इसको यहीं पे रहने दो, वेयर इंटरेस्ट ये तो 15% है, लाइफ 6 ईयर, खुद ही कह रहा है ना लाइफ 6 ईयर। ऑन मैच्योरिटी इच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर, ठीक है। अब कुछ कहानी ऐसा कह रहा है ना, 6 ईयर हो जाएगा, तो यहाँ मैच्योरिटी पे, ये है मैच्योरिटी, जो रिडीम्शन वैल्यू है वो अगर इक्विटी में ले रहे हैं तो क्या होगा, 1 डिबेंचर के बदले 2 शेयर मिल जाएगी आपको, करेक्ट। इनटू प्राइस इंटू करना है एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन, 6 साल बाद रिडीम्शन हो रहा है, P0 बोलते हैं आज के प्राइस को, आज के प्राइस ये टुडे है, इसको P0 बोलते हैं, तो इसको P6 बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, अभी तक तो इतना बोला है। कह रहा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज दिस मच, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिस मच, बीटा दिस मच। ये क्यों दिया है, केई के लिए दिया है, हमें पता है आरएफ दे रहा है 10, आरएम माइनस आरएफ दे रखा है 18%, अब बीटा दे रखा है 1.25%, 25 टाइम्स, बीटा टाइम्स में होता है। कह रहा है कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ दिस मच, आज कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है 12.76, 5 years ago डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज हैज बीन पेड। कह रहा है आज से 5 साल पीछे जाओगे ना अगर, 5 years, तो पता है डिविडेंड कितना दिया था, D-5 लिख दो, पीछे 5 साल जा रहे तो 10, करेक्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट है 5%, इश्यू प्राइस दिया नहीं तो हम क्या मान लेंगे नेट प्रोसीड के लिए, नेट प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, 100 माइनस 5, 95। इश्यू प्राइस है नहीं मानेंगे, फेस वैल्यू पे इश्यू है, करेक्ट। अच्छा रिडीम्शन बताइए, अगर कैश ऑप्शन लेते हैं तो 100 रुपये में रिडीम्शन होगी, कुछ बोला नहीं प्रीमियम में रिडीम्ड होगा क्या होगा, तो हम मानेंगे 100 रुपीज फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होगा, करेक्ट। ये देखो प्राइस एट P6, ये इंटू करना है अपने को, ठीक है। जरा बताइए P6 कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहां पे देखो, वी नो, एक बात बताना, K इज इक्वल टू अगर D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G होता है फॉर्मूला, इससे अगर मुझे P0 निकालना हो तो कैसे निकाल लूंगा, D1 K माइनस G, बोलो यही फॉर्मूला बनेगा, ये लाइफ टाइम याद रखना है, उसी फार्मूला को ब्रेक किया है मैंने, ठीक। P6 निकालना हो तो, D0 निकालना है तो D1 लेते हैं, तो P6 निकालना हो तो D7 लेना पड़ेगा, K माइनस जी, करेक्ट। यानी कि P6 निकल सकता है किससे, D7 K माइनस जी से, K निकल जाएगा, बताइए K कितना आएगा, हमने पढ़ा है ना आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, इक्विटी का 10 प्लस 18% इंटू 1.25, बताओ के कितना आएगा,
32.5%। D0 मुझे पता है आज के डेट में, तो D7 भी मैं निकाल लूंगा 7 साल बाद का कंपाउंडिंग करके, पर मुझे ग्रोथ रेट नहीं पता। ग्रोथ रेट निकाल सकता हूं, मैंने बोला था 2 ईयर का डिविडेंड दे तो उसके बीच में ग्रोथ रेट निकाला जा सकता है। अगर कोई डिविडेंड 10 से इतना हो गया है ग्रो होके 5 साल में, तो किस रेट से ग्रो हुआ है, कैसे निकालेंगे? ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? 12.76। 10 अगर किस रेट से ग्रो होगा कि 5 सालों में इतना हो जाएगा, तो 1 + G⁵ ये इधर डिवाइड करोगे 1.276 आएगा। जरा फ्यूचर वैल्यू टेबल देखिए, फ्यूचर वैल्यू टेबल देखिए, किस रेट से कितने साल में देखना है, 5 ईयर्स। ये है 5 ईयर्स का टेबल, ये इंटरेस्ट रेट होता है शुरू का और बाद का होता है ईयर। 5 ईयर 1.276 किस रेट पे है, 5%, तो ग्रोथ रेट क्या आया? देयरफॉर ऐसे नहीं लिखना, पहले पूरा लिख लेना, इन फ्यूचर वैल्यू टेबल ग्रोथ रेट आया 5%। करेक्ट। D7 निकालना हो तो हमें D0 पता है, 1 + G⁵ देखो, D1 निकालना हो तो पावर 1 करते हैं, 1 साल आगे कंपाउंड करना है, 7 साल आगे कंपाउंड करना है तो टू दी पावर 7 करनी पड़ेगी। 12.76 इंटू कंपाउंडिंग बताइए 1.05 है, टू दी पावर 7। अब देखो 5%, 7 ईयर अगर कंपाउंड हो तो यहाँ देखो 5%, 5%, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना है ना, 5%, 7 ईयर्स, ये रहा 1.407, 407। बताओ, P6 निकल जाएगा, D7 KE-G, $65.28 आया। करेक्ट। अब बताओ रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना आएगा? एक नंबर कैश ऑप्शन अगर देखोगे 100 है, इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन देखोगे, एक डिवेंचर के बदले 2 शेयर और दोनों शेयर का उस समय दाम होगा 68.28। समझ में आया कि आपको कैश ऑप्शन 100 पता था, इसके लिए P6 चाहिए, ठीक। P6 का फॉर्मूला है D7 KE-G। जी हमें नहीं पता, ग्रोथ रेट इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे, ठीक। 5 साल डिविडेंड ग्रो होकर 10 से 12.6 हुआ है, तो ग्रोथ रेट देखेंगे तो 5 आएगा, ठीक। ग्रोथ रेट इस फॉर्मूले में लगाएंगे, P6 आ जाएगा, फिर इक्विटी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आ गया रिडीमेबल वैल्यू कितना, 130.56, जरा इस फॉर्मूले में डालना। इंटरेस्ट 15, 1 - T, टैक्स रेट बताओ, टैक्स रेट है 40%। रिडीमेबल वैल्यू 130.56 माइनस नेट प्रोसीड 95 डिवाइड बाई 6,
इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते टाइम इंस्टीट्यूट से छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है, देखना जरा। 5% तो निकाला है, ये इंटू किया है, अच्छा मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है, इन्होंने भी इतना ही किया है, पर ये कैसे आया? 12.76 इंटू 1.407 अगर हम करेंगे तो ये 17.95 आएगा, इंटू 2 करेंगे 17 पॉइंट, एक सेकेंड, 12.76 इंटू 1.407 डिवाइड बाई 0.275, ट्वेल्व पॉइंट सेवन सिक्स इंटू 1.407 डिवाइड बाई 0.275 इंटू 2 करेंगे 130.56 आना चाहिए। चलो इन्होंने भी उतना ही किया है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैंने करेक्ट कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक था पिछले अटेम्प्ट में। हाँ जी बताइए, कॉस्ट कितना आएगा? $130.56 माइनस 95 डिवाइड बाई 6 प्लस 9, ठीक है, 13.23%। चलो राउंड ऑफ करोगे तो 23 आएगा, उसके बाद 234 है, ठीक। चलो समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका ये लॉजिक क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पे रिडीम्शन वैल्यू हमने निकालना सीखा, इवन रिडीम्शन वैल्यू में प्राइस ऑफ इक्विटी एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन, ये ना पता हो तो कैसे निकालेंगे ये भी देखा। दूसरा क्वेश्चन है इसका पार्ट बी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यूजिंग YTM एल टिल मैच्योरिटी मेथड। अब प्रेफरेंस का कहानी कुछ ये है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूजिंग YTM मेथड। YTM बताओ। दो रेट पे एनपीवी निकालेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट इनटू, सॉरी डिवाइड में एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। एनपीवी एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, करेक्ट। ठीक है, देखो जरा 5% है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, और इसी हुआ है 10% प्रीमियम में, तो नेट प्रोसीड अगर निकालोगे तो 100 प्लस 10% प्रीमियम, या फिर सीधा 110 कर दे, क्या इतना करने की जरूरत क्या है? 110% माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, 110 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? फ्लोटेशन कॉस्ट है 6%, ठीक है। नेट प्रोसीड ये क्या है? इनफ्लो है। आउटफ्लो अगर देखेंगे तो आउटफ्लो में एक तो प्रीफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, 5% है तो ₹5 आएगा, और रिडीमेबल वैल्यू होगा। रिडीमेबल वैल्यू बताइए, कुछ ना बोले तो क्या मानते हैं हमेशा?
हमेशा मानेंगे फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होगा। लाइफ जो है 10 ईयर्स दिया है, करेक्ट। लाइफ जो है 10 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। चलो अब जरा देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एट टू रेट। अब देखो जो दो प्रेजेंट वैल्यू दिया है ना, दो रेट का, उसी रेट को हमें यूज करना है, ठीक है। दो रेट का जो प्रेजेंट वैल्यू दिया है उसी रेट को हमें यूज करना है, एक 3% और एक 5%। इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया है, एन्युटी भी दी है। मैंने यही आपको उस दिन बताया था कि जो भी दो रेट दे उसी रेट पे आपको एनपीवी निकालना है, करेक्ट। एट 3% देखना, एनपीवी इज इक्वल टू, होता तो क्या है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। आउटफ्लो में क्या है, ये और ये तो हर एक साल जाएगा। तो एन्युटी फैक्टर से इंटू करनी पड़ेगी, 3% 10 ईयर्स, ये सीधा लास्ट में जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करनी पड़ेगी। और अभी जो नेट प्रोसीड आया ये कितना है, 103.4। बताओ 3% एन्युटी फैक्टर देखना जरा, 3% का एन्युटी फैक्टर 10 साल के लिए क्या है, 8.530। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3% का 10वें साल का ये रहा, कितना है, 7.44। बताइए 8.530 इंटू 5, ठीक है। दूसरा एट 5% बताओ, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा। 5% में एन्युटी फैक्टर देखना, 5% का 10 साल का एन्युटी फैक्टर 7.7, कितना है, 7.722। 5% में 10वें साल का प्रेजेंट वैल्यू 614 है। बताओ अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलेगा, लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट प्लस एनपीवी एट हायर रेट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट 2 आएगा। बताओ 3% प्लस 4.602%, अगर राउंड अप करोगे तो 4.60, ठीक है। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 4.60% लिख सकते हैं। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ऊपर जो करा दिया उससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। कन्वर्टिबल डिवेंचर है, अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना है और आईआरआर मेथड से भी निकालना है, ठीक, दोनों मेथड से। आईआरआर मेथड का मतलब वाईटीएम मेथड होता है, ठीक। डिवेंचर में हर एक साल जो आउटफ्लो जाएगा इंटरेस्ट, उसको आफ्टर टैक्स करना मत भूलना, जहां की नहीं किया वहीं क्वेश्चन गड़बड़।
एक बढ़िया क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोगों को। चलो, इसको पहले मैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ाने के बाद कराता था, लेकिन यहीं पे करा देता हूँ। आप लोग तो चालाक बच्चे हो, छोटा सा एक कंसेप्ट है, यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। इससे अगला टॉपिक जब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ेंगे उसमें तो भयंकर डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा, याद रहे, छोटा सा बस कंसेप्ट है, ठीक। क्या कहता है, कल्याणम लिमिटेड हैज ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, पीबीआईटी भी बोलते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग इनकम कितना है, इतना। हैज डिप्लॉयड डेट कैपिटल, जिसका इंटरेस्ट है इतना। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी शायद आपके बुक से हटा दिया इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन, आई डोंट नो है कि नहीं इंस्टीट्यूट की बुक में, पहले था। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के बहुत आप पढ़ोगे कहाँ पे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस चैप्टर में नहीं भी है तो वहां पे जब पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बनाओगे, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान लगने वाला है। प्रेजेंट की कहानी देखें, पीवीआईटी कितना है, 34,50,000। कह रहा है हम डेट कैपिटल यूज करते हैं जिसपे इंटरेस्ट जाता है 7,50,000। द फर्म हैज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट 16%, 8%। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 8%। द फर्म हैज न्यू प्रपोजल, अच्छा ये प्रपोजल का बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले पूछ देखते हैं क्या लिखा है। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कल्याणम बिफोर न्यू प्रपोजल, आफ्टर न्यू प्रपोजल। बिफोर न्यू प्रपोजल तो अभी बना सकते हैं। देखिए एक बात क्लियरली है, क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया है, ठीक। एक जमाने पहले इस दुनिया में जब टैक्स नहीं हुआ करता था तो बिना टैक्स वाले भी क्वेश्चन आते थे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो सदियों पहले लिखे हैं ना, उसमें टैक्स रेट की एजम्पशन नहीं लिया गया है। हो सकता है उस समय टैक्स रेट हो ही ना, ठीक। चलो, यहाँ पे आते हैं। क्या पूछा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, करेक्ट। यहाँ देखो इंटरेस्ट पता है और इंटरेस्ट का रेट भी पता है, तो डेट पता चल जाएगा, टोटल डेट। क्योंकि डेट पे इंटरेस्ट रेट लगने के बाद ही तो ये आया होगा, तो इसको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दोगे, डेट आ जाएगा। ठीक है, हमें ये दोनों का वैल्यू पता है, कॉस्ट, बस वेट निकालना है कि डेट का वैल्यू कितना है कंपनी में और इक्विटी का बुक वैल्यू ना सही, ठीक। एक बात बताओ, डेट तो आ गया हमारे पास, टोटल डेट इतना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। आपको एक चीज मैंने पढ़ाई थी, किसी भी चीज का वैल्यू निकालना है तो उससे आने वाली कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, करेक्ट। इस हिसाब से इक्विटी के लिए तो पैट होता है, इक्विटी के लिए कमाई तो पैट होता है, तो सारे ही पैट का प्रेजेंट वैल्यू कर दूं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, करेक्ट। पैट कैसे आता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और टैक्स रेट हो तो उसके बाद टैक्स भी घटता है फिर आता है। ईबीआईटी पता है 3,50,000 है, इंटरेस्ट पता है, टैक्स पता है नहीं, तो यही हो जाएगा इक्विटी की कमाई इंटरेस्ट देने के बाद। के ही बताइए 0.16, तो ये आ गया कितना, 34,50,000 माइनस 7,50,000 डिवाइड बाई 0.16, तो ये आ गया 16875,000, करेक्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी पता है, डेट पता है, और दोनों का कॉस्ट पता है, के जीरो नहीं निकल जाएगा। पर्टिकुलर्स यहाँ पे बताओ, इक्विटी पता है अपने को, डेट पता है, टोटल बताइए 93,75,000 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 26,250,000, करेक्ट। यहाँ पे लिखोगे वेट,
यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट, इक्विटी का 16%, डेट का 8%, यहाँ पे वेट इनटू कॉस्ट, करेक्ट। बताओ वेट बताओ। तो ये आएगा 10.286, ठीक है। राउंड ऑफ लास्ट में कर देंगे। 9375 डिवाइड बाई ये 0.35714, ठीक, इंटू 8 करिए 2.857 प्लस 10.286 13.14% आएगा, ठीक है। 13.14%। ये पता नहीं राउंड अप किया है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। आप जितना कह रहा हूं उतना करिए। अब कह रहा है, अब हम नया कैपिटल रेज करते जा रहे हैं 75 लाख का, जो कि क्या से आएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा, और ये कैपिटल आएगा डेट से 8%। तो टोटल डेट हो जाएगा 93,75,000 था। अब नया डेट और 75 लाख का यूज कर रहे हैं। बताओ 93,75,000 प्लस 75 लाख 168,75,000। अब बताओ, ये तो इक्विटी जितना ही हो गया ना, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो 0.5 वेटेज आएगा, करेक्ट। के निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से पैट डिवाइड बाय के इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी है। तो के निकालना हो तो पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है, पैट। ये बताओ पहले अर्निंग कितनी थी, 34,50,000। अब अर्निंग बढ़ जाएगी, कितने से बढ़ जाएगी, 14,25,000, ठीक। तो ये तो न्यू ईबीआईटी है। इंटरेस्ट बताइए, पहले इंटरेस्ट था इतना, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते हैं ना, अब और बढ़ जाएगा इंटरेस्ट 75 लाख पे 8%, 6 लाख और बढ़ जाएगा। तो ये आ गया पीबीटी। और आपको पता है पीबीटी के बाद टैक्स घटता है, पर टैक्स है ही नहीं। वैल्यू ऑफ फर्म तो इतना, वैल्यू ऑफ इक्विटी तो इतना है, ऑलरेडी देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रखा है, इतना ही है। तो के कितना आ जाएगा, $20.89। वैसे तो आएगा ये 0.2089, लेकिन आप इसको परसेंटेज में लिखोगे तो 20.89%, करेक्ट। अब देखिए फिर से पूछ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अपने को डेट पता है 8%, अब इसका रेशियो हो गया है 50%, ठीक। नया डेट जुड़ने के बाद इतना, क्योंकि इतना ही डेट है इतना ही इक्विटी है, और इक्विटी ये, इसका भी रेशियो है 50%। तो ये आ गया 14.44%, ठीक। राउंड अप करके इन्होंने 14.45 लिखा है, 14.44% आएगा, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते, बढ़िया से रिवाइज करो, कल एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो पूछना मेरे से, ठीक। टिल मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।